तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल वीडियो देख चुके हैं, आप फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट वीडियो आ चुका है मेंस का हिंदी सिनॉप्सिस के थ्रू हम पढ़ रहे हैं हिंदी को। ठीक है, तो उसी का ये सेकंड वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, देन ये वीडियो तो आप देखेंगे ही आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ 2 से 5 से 8 से 10 सेकंड के लिए कि देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, बहुत ईजी बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, पेपर का हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी के बाद हम एथिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेपर 4 स्टार्ट करेंगे, देन हम पेपर 3 के सिनॉप्सिस स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके जो ड्यूरेशन बढ़ी हुई है, एग्ज़ाम डेट आपकी जो बढ़ी हुई है, जो ड्यूरेशन आपको मिली हुई है, तो इस बीच में हम उसका बेनिफिट लेंगे, हम कंप्लीट मेंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं बैक टू बैक लेक्चर बना रहा हूँ, है ना। मैं पर डे 2 शूट करने पड़ेंगे, वो भी करेंगे, 3 शूट करने पड़ेंगे, वो भी करेंगे। एक शेड्यूल बनाऊंगा। देखो यार, कल तो फर्स्ट लेक्चर था, तो इतना मैंने सोचा कि पहले दिखा लूँ आपको आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो, फिर आगे करते हैं। तो आगे एक शेड्यूल बनाएंगे। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई हमको पर डे कितने लेक्चर लेने चाहिए, कितने वीडियोस बनाने चाहिए कि हमारा इस टाइम ड्यूरेशन में आपको सारा का सारा सिनॉप्सिस मिल जाए, आपको कंप्लीट पेपर 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक कंप्लीट हम सिनॉप्सिस आपको अवेलेबल करा दें वीडियो के थ्रू। ठीक है, देखो यार, पीडीएफ तो सब भेज ही दूंगा, इतना लोड क्यों लेते हो? जब ग्रुप में इतना सब कुछ भेजा है, जो कहीं नहीं मिला वो मैंने भेज दिया, तो फिर पीडीएफ का लोड कीजिए। तो मेरी पीडीएफ है, काय का कॉपीराइट, काय का इशू है, तो मेरी पीडीएफ है, तो मैं तो भेजूंगा ही ना आपको, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अपने लेक्चर का। देखो, राष्ट्रभाषा के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, करें कि नहीं करें? नहीं करते हैं। देखो यार, मैं आपको सच बात बताऊँ ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बहुत ज़्यादा बताने नहीं आया हूँ। ऑलरेडी आपको चीज़ें पता है, ऑलरेडी सब कुछ आपको पता है। मैं लेक्चर नहीं भी बनाता तो भी आप डिप्टी कलेक्टर बनते, मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो भी आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। तो इसमें मैं कुछ आपको बताने नहीं वाला हूँ बहुत अलग से। बस मैं इतना चाहता हूँ यार कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लास्ट टाइम पर कहीं सिनॉप्सिस नहीं बना पाया, भाई हमारा किसी चीज़ में उलझ गया है, या बहन हमारी किसी चीज़ में उलझ गई है, नहीं हो पाया है, जैसे लाइक बहुत सारे ऑफिसर्स लोग हैं, है ना, तो उनके साथ क्या इशू है यार, अब ये चुनाव की ड्यूटी चल रही है, तो वो ड्यूटी दें या सिनॉप्सिस बनाएं या अपनी तैयारी करें, और हो सकता है कि पता चला उनके पहले वाले सिनॉप्सिस नहीं बचे हो, या कांस्टेबल, अब कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में जो भाई हमारा ड्यूटी कर रहा है, वो भाई ने ना तो मेंस के सिनॉप्सिस बना पाया होगा इस टाइम, है ना कुछ किया होगा, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है, उनके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है। आप लोगों के लिए अगर नहीं बने हैं तो बेनिफिशियल, बने हैं तो देख लो, अगर आप मैच कर लीजिए, आपकी डेफिनेशन ऐसी है या नहीं है तो उसके साथ थोड़ा सा साइड कर लीजिए, कहीं नहीं है यार, बहुत बड़ा इशू नहीं है। 15-20-22 मिनट में अपनी वीडियो खत्म कर देता हूँ, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आप तो 1.5 1.2.0 वाले व्यक्ति हो ना, है ना। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, राष्ट्रभाषा के बारे में है कि राष्ट्र की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो एक राष्ट्र की भावनात्मक एकता, जो एक राष्ट्र की भावनात्मक एकता अभिव्यक्ति करती है, मतलब जो एक राष्ट्र की भावनाओं को व्यक्त करती है और उसमें अभिव्यक्ति करती है ना, उसको अभिव्यक्त करती है। भारत एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र है, अतः भारत की कोई औपचारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की गई है। क्या समस्या है यार, क्या दिक्कत है इस डेफिनेशन को लिखने में? हमें अगर 2 मार्कर सॉरी 2 मार्कर का क्वेश्चन है तो हम इस डेफिनेशन को नहीं लिख सकते क्या राष्ट्रभाषा में? राष्ट्र की सर्वाधिक बोले जानी भाषा है, ठीक है, समझी जाने वाली भाषा है, जो एक राष्ट्र की भावनात्मक एकता और अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है। भारत एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र है, अतः भारत की एक औपचारिक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। कोई हमारी एक राष्ट्रभाषा औपचारिक नहीं घोषित की गई है। हिंदी आपको लगता है कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है सर, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है, समझ गए आप। नेक्स्ट हम आते हैं कि गुण। अब देखो, राष्ट्रभाषा के गुण क्या हैं? देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना की गई है, शब्द भंडारण विस्तृत एवं समृद्ध है, इसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध होता है। ये 4 पॉइंट लिख डालो यार। 5 मार्कर में आ गया तो 3 मार्कर में आ गया तो डेफिनेशन लिख डालो, 5 मार्कर में आ गया तो ये 3-4 पॉइंट और लिख डालो, गुण लिख डालो। ये हो गया ना काम, हो तो गया सर काम। क्यों दिमाग लगाना, क्यों ऐसी टिपिकल बातें याद करना, क्यों ऐसा बहुत भारी भरकम आपको शब्द लिखने हैं जो आप एग्जाम में जाके भूल जाओ? और पता है, एग्जाम का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है ना कि वहाँ पे जो 25 बार पढ़ा होता है ना, वो याद नहीं आता, तुम भारी भरकम सब छोड़ ही दो। संपर्क भाषा के बारे में बात करें, ऐसी भाषा जो दो मतलब क्षेत्रों के बीच, या दो मतलब एक
क्या बोलेंगे, एक एरिया के बीच, है ना, दो क्षेत्रों के बीच संपर्क का काम करे, उनके बीच सेतु का काम करे, उसे हम बोलते हैं संपर्क भाषा। लाइक क्षेत्रों के बीच संपर्क सेतु का कार्य करे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा का दर्जा अंग्रेजी को प्राप्त है। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट लिख दो कि भैया एक क्षेत्रों के बीच संपर्क का काम करे, उनके बीच एक सेतु का काम करे, उनके बीच मतलब कम्युनिकेशन का काम करे, दैट इज कॉल्ड संपर्क भाषा, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दर्जा प्राप्त है, जिस भाषा को संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त है, वो है अंग्रेजी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये दर्जा हिंदी को प्राप्त है। समझ गए? हो गया ना? हो तो गई 2 मार्कर में डेफिनेशन। क्या सोच रहे हो भैया? हो गई। हाँ, स्त्रोत भाषा क्या है? सामान्यतः मूल भाषा होती है जिसमें कोई रचना या अन्य सामग्री तैयार की जाती है। स्त्रोत भाषा मतलब जिससे आपकी मतलब एक्चुअल में जो चीज़ मतलब कोई भी लाइक जैसे देखो मैं बताऊँ, कोई बुक प्रिंट हुई है, अब मान के चलो कोई बुक हिंदी में प्रिंट हुई है ना, तो वो बुक एक्चुअल में हिंदी में प्रिंट हुई है, उसकी हमने ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है, तो एक्चुअल भाषा क्या है? उस बुक का जो मतलब जो स्त्रोत है वो क्या है? हिंदी भाषा स्त्रोत है। समझ गए? तो सामान्यतः मूल भाषा होती है जिसमें कोई रचना या अन्य सामग्री तैयार की जाती है। यह किसी अनुवादक का मूल गुण होता है। बता दिया ना सर, मैंने आपको बता तो दिया। कोई भी बुक अगर जिसकी चीज़ में ट्रांसलेट की गई है, अनुवाद की गई है, लेकिन उस अनुवाद की मूल भाषा क्या है? मूल भाषा क्या है? वो है इंग्लिश, वो हिंदी। जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये संस्कृत में लिखी गई ना, रामायण संस्कृत में लिखी गई एक्चुअल, तो उसका एक्चुअल तो क्या है? समझ रहे हो? या किसी भी चीज़ का ले लो, काय का ले लो यार, गोदान का देख लो, प्रेमचंद जी की गोदान लिखी गई है ना। बहुत सारी बुक्स जो है हिंदी में लिखी गई हैं, बहुत सारी बुक्स इंग्लिश में लिखी गई हैं। रिच डैड पुअर डैड अब इंग्लिश में लिखी गई है ना, लेकिन आप देख लो मार्केट में आपको हिंदी अवेलेबल भी मिल जाएगी, है ना। तो मूल भाषा क्या है? मूल रूप क्या है उसका? इंग्लिश। समझ गए? ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, समझ लो बस। आगे बात है लक्ष्य भाषा। तो लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा में मूल पाठ का अनुवाद किया जाता है। यदि अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है तो हिंदी लक्ष्य भाषा है। समझ गए? जिस भाषा में आपने किसी का ट्रांसलेट किया है, मतलब जो ट्रांसलेट वाली भाषा है, जैसे कोई ग्रंथ हिंदी में लिखा गया है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो जिस भाषा में आपने उसको ट्रांसलेट किया है दैट इज कॉल्ड लक्ष्य भाषा। गॉट इट? यदि अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है तो हिंदी क्या है? वो है लक्ष्य भाषा। उदाहरण, मैं गीत गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। इन आई सिंग अ सॉन्ग इसमें लक्ष्य भाषा है। स्त्रोत भाषा से ही लक्ष्य भाषा। जैसे ये देखो, ये बना दिया ना, ये बना तो दिया सर, ये बना तो दिया, ये बनाया ना, आप भी बनाया ना, ऐसे करके ये लक्ष्य भाषा मतलब स्त्रोत भाषा से ही लक्ष्य भाषा का विकास होता है। उसी के बाद बनाई जाती है वो। समझ गए आप? ये बनाया ना सर, ये बनाया ना, बहुत ज़रूरी है ये देखो कितना अच्छा ये एग्जाम्पल लिखे ना, ये लक्ष्य भाषा करके ऐसा बनाया ना, है ना। बहुत अच्छी सी चीज़ बताई गई आपको इसमें। अब सेतु भाषा सुनो, वो तो हो गई संपर्क भाषा। सेतु भाषा सुनो, मूल भाषा से इतर कोई अन्य भाषा जिसमें अनुवाद किया जा रहा हो। मूल भाषा से अलग कोई अन्य भाषा जिसमें उस ग्रंथ का, उस एक्चुअल में उस बुक का जो है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सेतु भाषा। उदाहरण, यदि फारसी भाषा का हिंदी अनुवाद करके, यदि फारसी भाषा का कोई फारसी में ग्रंथ लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद किया, उसके अंग्रेजी अनुवाद को लेकर किया जा रहा है, मतलब जैसे कोई ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा, फिर हिंदी अनुवाद करके अंग्रेजी अनुवाद को लेकर किया गया हो तो अंग्रेजी सेतु भाषा कहलाएगी। समझ गए सर? फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, सेतु भाषा कौन सी हो गई? अंग्रेजी। यहाँ पर समझ गए? अंग्रेजी हो गई, हिंदी लक्ष्य भाषा हो गई, फारसी तो स्त्रोत भाषा है, ये कोई दिक्कत नहीं। समझ के बात को? कंप्लीट हुआ ये लेक्चर हमारा, सॉरी लेक्चर नहीं, ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए। जब किसी राष्ट्र की भाषा, किसी एक कंट्री की भाषा हो, कोई राष्ट्रीय भाषा हो, वो किसी अन्य राष्ट्र में भी लोकप्रिय हो जाए। जैसे इंग्लिश सब जगह लोकप्रिय है यार, सब जगह बोली जा रही है, अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, अंटरम सटम सब जगह, अपन भी इंग्लिश सीख रहे हैं, सब तो सीख रहे हैं। तो किसी अन्य राष्ट्र में भी लोकप्रिय हो जाए तथा प्रचलित हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार एवं भावों को व्यक्त करने के लिए यानी कम्युनिकेशन के रूप में उसका उपयोग करने लगे तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये देखो, ये 2 मार्कर के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट है, आराम से लिख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने लेवल पे ज्ञानी व्यानी बनना है, मतलब ज्ञानी मतलब अपनी धुन में लिखना है, बहुत टिपिकल वर्ड ही आपको लगता है एग्जाम में नंबर दिलाते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ सर, अगर आपको ये अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है विदेशी भाषा। ये विदेशी लिखा हुआ है, ठीक है, विदेशी भाषा। तो विदेशी भाषा कौन सी है? जिस भाषा का प्रयोग वर्तमान में कूटनीति या पर्यटन में दिखाई दिया जाने लगा है। मतलब विदेशी भाषा का, जैसे विदेशी भाषा, जैसे मान के चलो
फ्रेंच है, रूसी है, जर्मन है। अब भैया इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कूटनीतिक क्षेत्र पर या फिर पर्यटन के क्षेत्र में इन भाषाओं का यूज़ किया जाने लगा है ना, तो इनको हम विदेशी भाषा कहते हैं। समझ गए? हिंदी जिस भाषा का प्रयोग वर्तमान में कूटनीति या पर्यटन में दिखाई दिया जाने लगा है उसे विदेशी भाषा कहते हैं। उदाहरण फ्रेंच, रूसी, जर्मन आदि। 2 मार्कर के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा आंसर है, आराम से लिख दो, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मानक या परिनिष्ठित भाषा। मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कौन सी होती है? ऐसी भाषा जिसका परिनिष्ठित एक व्याकरण हो, मतलब एक अच्छा व्याकरण हो, मानक व्याकरण हो। परिनिष्ठित भैया जो भारी भरकम शब्द वाले व्यक्ति हैं ना, उनके लिए लिख दिया हमने ये। ऐसी भाषा जिसका परिनिष्ठित व्याकरण हो, जो लिपि है, जो साहित्य है, जो शब्दकोश हो, वो मानक हो, वो अच्छा शब्दकोश हो, अच्छा लिपि हो, अच्छा साहित्य हो, उसको हम मानक भाषा कहते हैं। उसका इस भाषा का जो प्रयोग है वो हम पत्राचार करने में, साहित्य लिखने में, वैज्ञानिक यूज़ में या प्रशासनिक कार्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी हैं वो भी इसी भाषा का यूज़ करते हैं। कौन सी? मानक भाषा, जो एक मानक हो यार, उसका एक लिखने का तरीका हो, एक साहित्य हो, एक सृजन हुआ हो, शब्दकोश अच्छा हो, व्यापक शब्दकोश हो, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सांस्कृतिक भाषा। अब देखो सांस्कृतिक भाषा क्या है कि जिस देश की संस्कृति किसी एक भाषा में निहित हो जाए, है ना। सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? किसी देश की संस्कृति किसी एक जो भाषा में निहित हो जाए तो उसे हम सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी भी राष्ट्र की में कोई एक भाषा में सारी संस्कृति निहित हो जाए, मतलब बहुत बहुत अच्छे खासे लेवल का कल्चर आ गया है, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारा साहित्य जो है ये उसी भाषा में लिखा गया है, तो हम उसे साहित्य भाषा कहते हैं। भारतीय परिवेश में सांस्कृतिक भाषा का जो दर्जा है वो संस्कृत को मिला। कितने सारे बड़े बड़े ग्रंथ यार हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं, कितनी सारी, मतलब एकदम बहुत लेवल वाले, जिनको हम यार एक साइक्लोपीडिया मानते हैं, इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं, वो इतने बड़े बड़े लेवल के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा तक में लिखे गए हैं। पुराना हमारा जो कल्चर है वो संस्कृत ही रहा है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये संस्कृत वाले काल रहे। कितना लंबा काल है हमारा, कितना लंबी हमारी संस्कृति है, पूरी की पूरी संस्कृत से जुड़ी हुई है। वेद पुराण सब इतने लेवल के लिए जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, तो हम उसे अपनी सांस्कृतिक भाषा मान लेते हैं। समझ गए? तो संस्कृत को हमने अपनी सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? बालक अपनी माँ से, यानी कि जो लैंग्वेज, जो भाषा हम अपनी माँ से, जो हमारी मदर लैंग्वेज है, मानक मातृभाषा मतलब मदर लैंग्वेज, उसे हम माँ से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। देखो अब तुम बोलोगे ये सब बहुत लॉलीपॉप जैसी आपने डेफिनेशन दे दी, कुछ लॉलीपॉप जैसा नहीं है यार। जब एग्जाम का प्रेशर होगा ना तो लॉलीपॉप भी याद नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो है वो लिख लो, जो नहीं है अगर बुक में लिखी है, जैसे आप अच्छे से 1-1.5 साल या 6-8 महीने से पढ़ रहे हो तो फिर वही डेफिनेशन याद करो। अगर नहीं पता है, नहीं लिखी है, तो इसको रख लो और पढ़ लो और याद कर लो। अगर 2 मार्कर में आ गया ना तो नंबर लेके आओगे सर, छोड़ के नहीं आओगे। फालतू अनसेंट बातें में मत ध्यान दो। बालक अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा व्यक्ति की संस्कृति और भाषाई पहचान होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है, ये देखो एक फैक्ट जोड़ देना, 21 फरवरी को मनाया जाता है। एक फैक्ट जोड़ दिया, छोटी सी डेफिनेशन लिख दी, 2 नंबर में क्या चाह रहे हो? 12 नंबर मिल जाए, 10 नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे? नहीं ना, 1 नंबर, 1.5 नंबर मिल जाए, 1.5 नंबर मिल जाए बहुत है। देखो यार 1.5 नंबर मिल गया तो छोड़ने से तो अच्छा है। वैसे 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, 2 में से 2 देगा, क्योंकि आप अच्छी डेफिनेशन लिख रहे हो और एक एग्जाम्पल भी लिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो हिंदी का विकास क्रम। अब देखो अगर 2 नंबर में उसने पूछ लिया कि भाई हिंदी का विकास क्रम बताओ, आपने तो 11 मार्कर के हिसाब से याद कर लिया, आपने तो लंबा चौड़ा विकास क्रम याद कर लिया कि भाई वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अटरम सटरम, ऐसे प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। क्या फ्लोचार्ट बना के आओगे? क्या है, क्या करके आओगे? इतनी स्पेस ही नहीं है। आप क्या करने वाले हो? तो ये लिखो, ये बना देना। ठीक है, हिंदी की आदि जननी भाषा जो है वो संस्कृत कहलाती है। यहाँ इसको एरो बना के दर्शा देना। ये हो गया विकास क्रम। 2 मार्कर में आराम से नंबर मिलेंगे, दिक्कत नहीं है आपको। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये लिख देना एरो बना के। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा 2 मार्कर का फंक्शन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर 2 मार्कर में आ जाता तो ऐसे लिखो, 11 मार्कर में आ जाता तो मैंने आपको बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं पीछे लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया कि अपभ्रंश के भेद बताइए। तो अपभ्रंश के क्या भेद है? पंडित भोलानाथ जी तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए। अब देखो अगर कहीं कोई ऐसी डेफिनेशन आ जाए ना, कहीं कोई ऐसी चीज़ आ जाए करे, तो किसी राइटर का या किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लिया करो, आप बच जाओगे। आप कैसे बच जाओगे? भैया हमने थोड़ी ना दी ये डेफिनेशन, हमारे अनुसार थोड़ी ना है, पंडित भोलानाथ जी ने ऐसा बोला है, हमने आपको बता दिया है ना। तो भैया एग्जामिनर आपको नंबर दे देता है। समझ गया? पंडित जी बोल रहे हैं तो नंबर कैसे नहीं देंगे? मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। तो पंडित भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं भैया? तो सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, पैसाची अपभ्रंश, घ्रचण अपभ्रंश, खास अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी और एक 2 हो गया
अर्धराष्ट्रीय, ठीक है। ये आपके हो गए अपभ्रंश, 7 प्रकार के अपभ्रंश हैं। अब देखो इनको आप पढ़ लो आराम से, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने कर दिया है। मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, कुछ है ही नहीं है भैया, कुछ है ही नहीं है भैया, क्या बताओ। सौर श्रेणी अपभ्रंश में पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। अब ये इसमें क्या बताना है यार, आधुनिक अपभ्रंश, अपभ्रंश कौन से हैं, आधुनिक भाषा इनकी कौन कौन सी हैं, किस अपभ्रंश में किस भाषा को शामिल किया गया है, ये तो ये लिख लो यार, स्क्रीनशॉट देख लो, और समझाने जैसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब आप देख लिया, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिपि में। देखो डेफिनेशन में कुछ बताने वाली बात होती है, कुछ कहने वाली बात होती है। जब क्वेश्चन सामने सीधा सीधा लिखा है, उसको सामने फैक्ट आपको देखने, इसमें मैं क्या बताऊँ, क्या कोई कॉन्सेप्ट है उसका। लिपि, देखो लिपि क्या है, लिपि क्या है कि भाई मौखिक जो, देखो यार क्या होता है, एक सेकंड बताओ, एक सेकंड, बहुत खतरनाक वाला कोल्ड होके चुका है यार, मतलब खतरनाक मौसम चल रहा है, कुछ भी हो जा रहा है ट्रम से ट्रम। तो लिपि की डेफिनेशन ये है कि मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक निश्चित चिन्ह जो होते हैं। हमने कुछ भी भाषा बोली, अब हमने अपनी जो मौखिक बोली है, हमने मुंह से जो बोला, उसे हमने लिखित रूप में व्यक्त किया, प्रकट किया, उसमें एक निश्चित चिन्हों का हमने जिनका उपयोग किया, मात्राओं का उपयोग किया, उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी क्या है, लिपि है, समझ गए। हिंदी भाषा में अपन जो हिंदी में बोलते हैं, उस भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। पंजाबी जो भाषा है, ठीक है, जो हम बोलते हैं, उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। तो इस तरह से वो होती है लिपि, समझ में आ गए। अब देवनागरी लिपि के बारे में अगर उसने पूछ लिया तो क्या लगोगे, एक भारतीय लिपि है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसकी विशेष पहचान है श्रोरेखा, समझ गए। ये लिख दो, ये अब लिख दोगे ना तुम, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखो एक लाइन ये लिख दी, एक ये लिख देना, एक लिख देना, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और 2 मार्कर में क्या लिखना चाह रहे हो, और क्या लिखना चाह रहे हो 2 मार्कर। तो ये हमने 3 लाइन बता दी, 1 2 3, अब इतनी लिखनी है। अब उसमें 5 लाइन तो आती नहीं है 2 मार्कर में, ठीक है। भाषा या उपभाषा किसे कहते हैं, तो विभाषा या उपभाषा कहते हैं किसी भाषा विशेष की एक शाखा जिसका एक निश्चित भूभाग हो, एक अधूरा व्याकरण, आधा अधूरा व्याकरण हो और लोक साहित्य होता हो, उसे हम विभाषा कहते हैं, यानी कि उपभाषा। अब उपभाषा तुम समझ जाओ, जब भाषा का व्याकरण जो है, कोई भाषा कैसे कहते हैं, जब उसका पूरा व्याकरण हो, तो उपभाषा कैसे कहेंगे, जिसका व्याकरण आधा अधूरा हो। यार कंसेप्ट लगाओ, थोड़ा सा सोचो, आराम से लिख दोगे। प्रेशर क्यों लेना है सर, एग्जाम आराम से दो, एंजॉय करते हुए दो। वहाँ प्रेशर कब नहीं लोगे, जब आप ईजी डेफिनेशंस लेके जाओगे, जब आप सोचोगे, जब आपने जैसी क्वेश्चन पढ़ा उपभाषा, अच्छा तो क्वेश्चन से ही भाषा जो डेफिनेशन है वो रिलेट हो जाए, तब आपको प्रेशर नहीं आएगा, समझ गए। आपको इजी आप आंसर लिख दोगे। अब आप कुछ अटरम सटरनी लंबे चौड़े वर्ड लेके जा रहे हो, कुछ अलग ही लेवल के, मतलब एकदम भारी भरकम शब्द लेके जा रहे हो, तो कन्फ्यूजन तो छोड़ो सर, आंसर भी नहीं लिखने वाले हो, ठीक है। उपभाषा क्या है, किसी भाषा विशेष की एक शाखा जिसका एक निश्चित भूभाग होता है, आधा अधूरा व्याकरण होता है और लोक साहित्य होता है, उसे हम उपभाषा कहते हैं। उदाहरण ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, लोकल लैंग्वेज यार, है ना, एक क्षेत्रीय भाषाएं, दैट इज कॉल्ड उपभाषा, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, बोली। अब बोली क्या होती है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक क्षेत्रीय, एक सीमित क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भाषा बोली जाती है, जो एक मतलब जैसे एरिया है, मतलब जैसे मान के चलो, लाइक मैं बताऊँ, अवधी, ठीक है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और छोटा सा एरिया है यार, इतना छोटा सा क्षेत्रफल है ना, साइड कितना है 7.7 कितना है यार, ऐसी कुछ शायद मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यही है कि पता नहीं, देख लेना आप जो भी हो, ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब देखो मगधी, अवधी, बघेली, ये सब क्या है भैया, ये सब क्या है, बोलियाँ हैं। उधर हमें मालवा में मालवी बोली जा रही है, क्या है मालवी कोई भाषा है, नहीं है ना, क्षेत्रीय बोली है, समझ गए आप। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का मानक व्याकरण व मानक साहित्य नहीं होता है। उदाहरण मगधी, अवधी, बघेली, ठीक है। मगधी, अवधी, बघेली इसलिए लिया है क्योंकि तीनों एक स्लोगन में रिलेट हो रहे हैं, एक साउंड कर रहे हैं, समझ गए। ऐसे करके अपन ने लग दिया, आराम से याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ भी मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं ले रहा था, नहीं तो पता चले आप वही भूल जाओ। भूलना कुछ नहीं है, रिलेट करके पढ़ो, बोली से ही रिलेट करके उदाहरण आ जाए, बोली से ही रिलेट करके डेफिनेशन आ जाए, ठीक है। अब यहाँ हमने आपको लिख दिया है कि भाषा और बोली में अंतर बताओ। तो भाषा क्या होती है भाई, मानक व्याकरण होता है, एक लिपि होती है, एक विस्तृत रूप होता है, एक विकसित व्याकरण होता है, एक अच्छा लेवल का पूरा एक मतलब एक साहित्य लिखा जा सके जिसमें बहुत अच्छे लेवल पर, जिसे हम साहित्य को नेशनल लेवल पर भी प्रेजेंट कर सके, तो वो व्यक्ति नेशनल लेवल पर भी उसे समझ पाए, क्योंकि एक मानक व्याकरण है, व्याकरण एक लेवल का है, उसे समझा जा सके। मानक है, मतलब मानक मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एक मानक में है तो उसे बहुत जगह हम मानक के हिसाब से मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए। अब ज़्यादा मुझे कुछ हिंदी में समझ में आ नहीं रहा है इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में यार, इतना तो आप भी समझो ना यार, अब मैं एकदम ऐसा हिंदी मीडियम वाला लैंग्वेज तो है नहीं है।
बोली, बोली क्या है? मानक हिंदी, मानक व्याकरण इसका नहीं होता है, ना ही इसकी कोई लिपि होती है, ना ही ये बहुत बड़े मतलब एकदम नियम वियम एकदम खतरनाक लेवल पर विकसित होती है, नहीं होती है भैया। और इसका भाषा का जो है क्षेत्रीय स्वरूप होता है। 4 पॉइंट लिखती है यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाषा बोली में अंतर बता देना, 2 मार्कर में आ जाए तो लिख देना, 5 मार्कर में आ जाए तो भाषा बोली की डेफिनेशन लिख देना, फिर अंतर लिख देना। खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया भाई। अब देखो पश्चिमी हिंदी क्या है? तो पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का एक सबसे बड़ा उपवर्ग है। पहली बात तो ध्यान देखो, पश्चिमी हिंदी क्या है? एक उपवर्ग है किसका? हिंदी भाषा का। क्षेत्र कौन से होते हैं? अंबाला से कानपुर तथा देहरादून से महाराष्ट्र। अब देखो, अगर आपने ये लिख दिया, अगर आपने ये अपने मतलब आंसर में लिख दिया, तो यहाँ पर आपको नंबर मिलने वाले हैं सर, कोई नहीं काट सकता आपके नंबर। क्षेत्र तो देखो आपने कैसे लिखा है, अंबाला से कानपुर देहरादून से महाराष्ट्र, अंबाला से कानपुर देहरादून से महाराष्ट्र। अब बताओ, किसी को पता होगा? किसी को पता होगा? नहीं पता होगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो लिखेंगे वो नंबर पाएंगे। समझ गए? बोलियां कौन सी हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्खनी। अब तुम बोलोगे सर ब्रजभाषा के बारे में बता दो, खड़ी बोली कौन सी होती है बता दो, कन्नौजी कौन सी होती है बता दो, हरियाणवी क्या है बता दो, स्पेशल चीज़ें क्या अगर 2 मार्कर में आ गया तो सुन लो भैया, सुन लो अच्छे से, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताएंगे। ब्रजभाषा, इसका विकास जो है सौरचनी उपभ्रंश से हुआ है। अभी बता दिया सौरचनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली थी थोड़ी देर पहले, जिस पेज का आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्र क्या है? आगरा, मथुरा, बुलंदशहर और आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। आप अपने मध्य प्रदेश में देखेंगे तो भिंड वाला जो क्षेत्र है, वो जो ऊपरी मध्य भारत का ऊपरी वाला जो छोटा सा एरिया है भिंड मुरैना वाला, वहाँ भी ब्रजभाषा एक टंग है, ठीक है, एक टंग में आती है। आप देखोगे मेरी लैंग्वेज में भी ब्रजभाषा वाला लेवल है, ठीक है। साहित्य की दृष्टि से अत्यंत संपन्न भाषा है। प्रमुख जो रचनाकार हैं वो है सूरदास और बिहारी। अब देखो यार, ब्रजभाषा अगर 2 मार्कर में लिखने आ गई, और क्या लिखना चाहोगे? आपने कुछ अपने नोट्स में 1.5 पेज का लिख रखा है क्या 2 मार्कर है? बताइए मुझे। नहीं ना, 2 नंबर आपने 2-2.5 लाइन लिखी होंगी, और मैंने क्या किया है? मैंने भी तो वही किया है, मैंने थोड़ी अच्छी चीज़ें लिख दी हैं, आपने हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छी लिखी हूँ, या जो भी लिखी हूँ आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। अगर अच्छा है तो उसमें अपडेट कर लीजिए, और बेकार है मेरा मतलब आपका लेक्चर, आपने जो लिखा हुआ है नोट्स में, अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मेरी। और अगर कहीं कोई 1-2 फैक्ट आपने छोड़ दिए हैं या मिस हो गए हैं गलती से, तो आप वहाँ ऐड कर लीजिए, बस खत्म। इतना ही तो चाह रहे हैं हम, और क्या चाह रहे हैं? खड़ी बोली क्या है? अब अभी मैंने बताया ना वो पश्चिम हिंदी में, तो खड़ी बोली क्या है? कौरवी। इसका उद्गम सौरचनी अपभ्रंश से हुआ है। क्षेत्र मेरठ दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र जो है वहाँ खड़ी बोली, जैसे हम कौरवी बोलते हैं, बोली जाती है। वर्तमान हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का आधार जो है वो खड़ी बोली ही है। इसका मूल नाम है कौरवी। ये उद्गम लिखो, एक सेकंड देखो, उद्गम लिखो, क्षेत्र लिखो, वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान क्या इसकी विकास प्रक्रिया चल रही है, इसका मूल नाम लिख दो, हो गया 2 मार्कर। क्या चाह रहे हो? इतना ही चाह रहे हो? मैंने बता दिया। अब देखो, अब हरियाणवी और बांगरू, अब देखो ये कंप्लीट मैंने बताई ना, हरियाणवी, कौरवी, बघेली, बुंदेलखंडी, मालवी, सबके बारे में 2-2 मार्कर बताऊंगा यार, सबके बारे में 2-2 मार्कर बताऊंगा। बस धैर्य रखो, सब्र करो, सब मिलेगा, सब्र करो, सब मिलेगा। हरियाणवी बांगरू, विकास क्या हुआ है? विकास हुआ है सौरचनी अपभ्रंश से। क्षेत्र दिल्ली, करनाल, हरियाणा वाले क्षेत्र में जो है हरियाणवी भाषा बोली जाती है। इसका मूल रूप है बांगरू। इसका मूल नाम क्या है? मूल नाम है बांगरू। हरियाणवी को मूल नाम क्या है? बांगरू। बांगरू नाम दर्जा किसने दिया? जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन ने हरियाणवी भाषा को बांगरू भाषा का दर्जा दिया है, ठीक है, जैसे बांगड़ू या बांगरू नाम दिया है। समझ गए? इतना लिखना है आपको। अब मुझे बताओ 2 मार्कर में अगर आपने ये फैक्ट जोड़ दिया है कि बांगरू नाम इसको जॉर्ज गियर्सन ने दिया है, जो किसी को नहीं पता सर, पता भी है तो बहुत कम लोगों को पता है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर, मिलेंगे, है ना, अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ थी, आगे कुछ भी नहीं है। तो यार छोटी सी चीज़ ये है कि अगर देखो सब्सक्राइब की कोई टेंशन नहीं है, अगर अच्छा लग रहा हो तो करना, नहीं करना हो कोई मत करना, आराम से आ जाना। जब अपलोड करा करूँगा वीडियो अपने आप से, अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही अपलोड करूँगा। अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम मिले चैनल पर विजिट कर लो, आराम से जाकर लेक्चर सुन लो। हमें सब्सक्राइब से ना ही कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही कभी पड़ा। हम सीरीज़ तब भी बनाते आएंगे आपके लिए, तब भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच।